नमस्कार बच्चों। सपनों के से दिन पाठ के लेखक के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आइए आज इस पाठ का सार जानते हैं। यह पाठ पंजाबी लेखक गुरदयाल सिंह जी की आत्मकथा का एक अंश है। इसमें लेखक ने अपने बचपन के दिनों का वर्णन किया है। उस समय के खेल, चोट लगने तथा माँ बाप के व्यवहार का उन्होंने यथार्थ चित्रण किया है। बचपन में अपने तथा अपने साथियों के साथ स्कूली जीवन के अनुभवों का भी लेखक ने सजीव अंकन किया है। उन दिनों स्कूल का वातावरण कितना नीरस एवं भयभीत कर देने वाला होता था, इसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। बच्चों को स्कूल की पढ़ाई से अधिक अपने साथियों के साथ खेलना अच्छा लगता है। स्कूल जाना उन्हें जेल जाने के समान लगता है। लेखक व उसके साथी खेलने के शौकीन थे। सभी के सभी गरीब, फटेहाल व लापरवाह थे। लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, कितनी चोटें खाते, घाव मिट्टी से भर जाते। घर जाकर हमदर्दी की बजाय डांट फटकार खाने को मिलती। बाप भी इतने गुस्सैल थे कि नाक मुंह से खून भी आ जाए तो वे पीटते चले जाते, लेकिन बच्चा इतना सब होने पर भी खेलने चल देते। लेखक के साथ खेलने वाले अधिकतर साथी उनके जैसे ही परिवारों के हुआ करते थे। सारे मोहल्ले में बहुत से परिवार तो उनकी तरह आसपास के गांव से ही आकर बस गए थे। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां होने पर लेखक ननिहाल चला जाता। वहाँ नानी उन्हें खूब दूध दही मक्खन खिलाती, खूब प्यार करती। दोपहर तक वे गांव के तालाब में नहाते रहते। फिर नानी से कुछ खाने को मांग करते तो नानी बड़ी खुश हो जाती। नानी अपने पोतों से हमसे कुछ सीखने को कहती। जिस वर्ष ननिहाल ना जाना होता तो उस साल गांव के तालाब पर ही खेलता व मस्ती करते हुए छुट्टियां बिताता। लेखक को पढ़ाई का भय सताता था। कक्षा में पास होने की खुशी कम होती थी, अगली कक्षा का डर अधिक लगता था। नई किताबों से ही डर लगता था, जबकि अधिकतर मास्टर पुराने होते थे। छुट्टियों की समय सारणी तो बनाई जाती, लेकिन उसके आधार पर काम ना होता। छुट्टियां बीतने लगती तो काम पूरा करने ना करने की दुविधा में नए तरीके सोचे जाते। अंत में पिटाई खाना ज़्यादा सस्ता सौदा मानकर काम ना किया जाता। लेखक को अपने बचपन का एक मित्र ओमा की याद है। वह बड़ा मारने पीटने वाला व गालियां देने वाला बच्चा था। वह लड़ाई में सिर से वार करता, इसलिए बच्चों ने उसका नाम रेल बम्बा रखा था। लेखक का स्कूल छोटा था। सुबह सभी बच्चे प्रार्थना सभा में कतारों में खड़े रहते थे। अध्यापक भी पीछे कतार बांधे खड़े रहते। मास्टर प्रीतम चंद सभी बच्चों की कतारें बनवाते थे। यदि कोई जरा सा भी टेढ़ा होता तो वे बाज की तरह झपट पड़ते। हेडमास्टर साहब की गालों पर हाथ की उल्टी उंगलियों की चपत बच्चों को नमकीन पापड़ी जैसी लगती थी। स्काउटिंग का अभ्यास करते हुए उन्हें रंगीन झंडियों को हिलाने का मौका मिलता। पीटी मास्टर जब उन्हें शाबाशी देते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे फौज का कोई तमगा हासिल कर लिया हो। उन्हें पीटी की गुड कक्षा में मिले गुड से अधिक अच्छी लगती। लेखक को हर वर्ष हेडमास्टर शर्मा जी किसी अमीर घर के बच्चे की किताबें लाकर दे दिया करते। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा पर धन खर्च नहीं कर सकते थे। कॉपियाँ, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दवात पर मुश्किल से 1 रुपया वर्ष भर में खर्च आता था। तब भी 1 रुपया का भी महत्व अधिक था। लेखक अपने 2 परिवारों में से पहला लड़का था जो पढ़ने जा रहा था। उसे पुरानी कॉपी किताबों से एक अजीब सी गंध आती थी। लेखक को मास्टर प्रीतम चंद द्वारा करवाई जाने वाली परेड, सीटी तथा बूटों की खटखटाहट से दाएं बाएं घूमना स्कूली पढ़ाई से अधिक अच्छा लगता था। उन्हें आसपास होते ऐसा लगता था जैसे वे फौज में हों, लेकिन फौज में भर्ती होने के प्रसंग का वर्णन भी यहाँ पर लेखक ने विस्तार पूर्वक किया है। बच्चों को स्काउटिंग की वर्दी फौज जैसी लगती थी। मास्टर प्रीतम चंद सख्त व्यवहार के व्यक्ति थे। उनका रंग रूप डरावना था। वे चलते तो उनके बूटों के पंजों व एड़ियों की भयानक आवाज आती। वे बच्चों की अक्सर पिटाई किया करते थे।
एक बार शब्द रूप याद न करने पर बच्चों को मुर्गा बनाकर कान पकड़ने के लिए कहा। हेडमास्टर साहब से यह सब सहन न हुआ। उन्होंने प्रीतम चंद को डांटा और उन्हें मुअत्तल करने का आदेश की मंजूरी के लिए उसे नामनामा भेज दिया। काफी दिनों बाद पता चला कि प्रीतम चंद पर नौकरी से निकाले जाने का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपने कमरे में बड़े आराम से रह रहे हैं। बड़े बड़े लड़के उनका काम निपटाने जाते थे। उन्होंने बताया कि प्रीतम चंद पिंजरे में बंद तोते को बादाम की गिरी छील कर खिलाते हैं और उनसे बातें करते हैं। लेखक को इस बात से हैरानी हुई कि इतना कठोर मनुष्य तोते से मीठी बातें कैसे कर लेगा। क्या तोते को उससे डर नहीं लगता? बच्चों, यह तो पाठ का सार रहा। इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।